हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप लोग? आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, आज हम बात करते हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स के बारे में। पहले समझते हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स है क्या। सपोज करिए आप एक व्यवसायी हैं, तो व्यवसायी व्यक्ति क्या करता है, प्रतिदिन कोई वस्तु बेचता है, कोई व्यक्ति वस्तु खरीदता है। एक सामान्य सा व्यक्ति है, उसको क्या जरूरत है, अर्थशास्त्र के बारे में जानकारी रखना। क्योंकि अर्थशास्त्र क्या है, जो आप पैसा कमाते हैं, चाहे स्किल्ड बेस से या अनस्किल्ड बेस से, कुशलता से या कुशलता व्यू से, जो आप पैसा लाते हैं उस पैसे को आप क्या करते हैं, हर दिन किसी ना किसी चीज़ पे खर्च करते हैं। खाने पीने पे खर्च करते हैं, कपड़े पे खर्च करते हैं, घूमने टहलने पे खर्च करते हैं। तो हर दिन आप पैसे क्या करते हैं, खर्च करते हैं। और इसी को हम क्या करते हैं, गणना करते हैं, एक चेक करते हैं कि हमारा पैसा कहाँ से आता है और पैसा जाता कहाँ है और हमें इसका फ़ायदा क्या मिलता है। इसलिए हम अर्थशास्त्र को, अर्थात बिजनेस इकोनॉमिक्स को, व्यवसायिक अर्थशास्त्र को पढ़ना पड़ता है। तो देखते व्यवहारिक रूप में समझते हैं कि अर्थशास्त्र क्या है, अर्थात इकोनॉमिक्स क्या है और इसके प्रकार क्या है, इसका महत्व क्या है, इसका इम्पोर्टेंस क्या है, इसका निर्णय क्या निकलता है, इसका कैलकुलेशन क्या निकलता है। एक एक चीज को अच्छे से समझते हैं। दोस्तों, इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट को देखा जाता है हर एक फील्ड में काम करता है। इकोनॉमिक्स, अब इसको पहले समझेंगे, इसका मीनिंग क्या है, इसके अर्थ क्या है। दूसरा पढ़ेंगे इसके टाइप्स क्या है, कितने प्रकार की अर्थशास्त्र है, बस। और लास्ट में इसका हम पढ़ेंगे इसकी महत्व क्या है, इंपॉर्टेंट क्या है, इसके महत्व क्या है। तो बेसिक चीज में यही शुरुआत करते हैं। अब देखिए, पहले अर्थशास्त्र क्या है, अर्थात इकोनॉमिक्स क्या है। आपने शुरुआत में देखा होगा एडम स्मिथ, मार्शल, पीगू, सैमुएल्सन, श्रीमती जॉन रॉबिन्सन, हर एक प्रकार के जो प्रोफेसर थे और एक एक से जैसे भूगोलवेत्ता होते हैं वैसे अर्थशास्त्र के एक एक वेत्ता होते थे। ये लोग अपनी अपनी विचारधारा देते थे, कोई साइंस व्यू पे, कोई भूगोल से जोड़ के, कोई समाज को जोड़ करके अपनी अपनी पॉइंट ऑफ व्यू को रखते गए। लेकिन कोई व्यक्ति जो है अर्थशास्त्र की परिभाषा को बांध नहीं पाया, क्योंकि अर्थशास्त्र एक ऐसी चीज है जो सभी को लेकर चलती है, ना कि किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति को लेकर के चलती है। चाहे इसमें चोर हो, चाहे कोई ईमानदार हो, चाहे कोई गजेड़ी हो, नशेड़ी हो, या चाहे कोई बहुत कुछ भी नहीं खाता पीता हो, बहुत सिंपल व्यक्ति हो, इस सबको लेके चलता है। अगर कोई बोले कि नहीं ये सिर्फ लीगल वस्तुओं के इंडिकेट करता है, तो ये भी गलत है, क्योंकि इलीगल भी वस्तुओं को भी अर्थशास्त्र जोड़ती है। जैसे आपने देखा होगा कि बहुत से लोग होते हैं कि लीगल है कि भाई रेड, आप मान लीजिए ग्रीन सिग्नल आता है तभी आप अपनी गाड़ी को लेकर के आगे बढ़ते हैं। कभी कभार ऐसे सिचुएशन आ जाता है, कंडीशन है, ऐसी शर्तें आ जाती है, मान लीजिए कोई व्यक्ति है, बहुत इमरजेंसी है, उसकी हालात खराब है, बीमार है, अब वहाँ पर रेड बत्ती जल रही है, आप वहाँ तो ऐसा नहीं है कि आप रुके रहेंगे 2 मिनट 4 मिनट, क्योंकि हो सकता है उसकी जान निकल जाए। तो आप क्या करते हैं, सिग्नल तोड़ के निकल जाते हैं। तो उसके बाद पीछे पीछे पुलिस जाती है, आपसे पैसे वसूलती है, फाइन मारती है। तो भले आपने फाइन दे दिया, लोग कहेंगे इलीगल तरीके से पैसा क्या अर्थशास्त्र में जोड़ा जाता है? जरूर जोड़ा जाता है, क्योंकि पैसा हर एक तरीके से कैलकुलेशन करती है, चाहे आपका लीगल हो या इलीगल हो। यही बेसिक इसकी परिभाषा बनती है। कोई बोलता है कि राष्ट्र की संपत्ति ही धन है, कोई बोलता है धन जो है सीमित साध्यों का है। अब राष्ट्र की संपत्ति मान लीजिए एडम स्मिथ जी ने बोल दिया, सीमित साध्यों की बात जो आपका मार्शल जी ने बोल दिया। कोई बोला धन वह है जो वैधानिक तरीके से खर्च किया जाता है, लीगल तरीके से, पीगू ने बोल दिया। सैमुएल्सन बोले ऐसा नहीं है, धन तो चाहे चोर हो, चाहे ईमानदार हो, चाहे साहूकार हो, सबके लिए बराबर का अधिकार बात करता है। लेकिन अगर देखा जाए कोई भी अपनी परिभाषा से अर्थशास्त्र को नहीं बांध पाया है, तो इसकी बनती है मीनिंग, बनती है इसकी परिभाषा, बनती है इसके रेफरेंस बनते हैं, कॉन्टेक्स्ट बनते हैं। अब बात करते हैं इसके टाइप्स अगर देखा जाए अर्थशास्त्र कितने भागों में है दोस्तों। पहला इसमें आपका शुरुआत होता है एक माइक्रो। अब माइक्रो मीन्स छोटा, सूक्ष्म, एक इकाई की बात करता हूं। जैसे मान लीजिए ये पेन है, सॉरी ये मार्कर है,
जब एक मार्कर को बनाने में हमारी कितनी कॉस्ट आती है, छोटी छोटी बारीकी को हम चेक करते हैं। भाई इसका कवर पे कितना खर्च आएगा, इसकी पेंटिंग पे खर्च कितना आएगा, इसके अंदर जो इंक होगा उस पर खर्च क्या आएगा। जब एक एक यूनिट का हम कैलकुलेशन करते हैं, गणना करते हैं, उसको बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या क्या आएगा, जैसे आप देखते होंगे प्रोडक्शन। अब प्रोडक्शन मीन्स होता है किसी चीज को बनाने में क्या क्या खर्च आएगा। अब यहाँ पर प्रोडक्शन में कई चीज आता है आपका, जैसे लेबर हो गया, मटेरियल हो गया, आपका लैंड हो गया, जमीन हो गया, आपका इंटरप्रेन्योर हो गया, भाई जो साहस संगठन, उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन हो गया। ये बेसिक चीजें आपके यहाँ से शुरुआत होना शुरू हो जाता है। प्रोडक्शन हो गया, फिर आगे पढ़ेंगे इसी माइक्रो में डिमांड क्या है, सप्लाई क्या है, डिमांड क्या है, सप्लाई क्या है, ये बेसिक चीजें पढ़ेंगे। यूटिलिटी क्या है, यूटिलिटी क्या है, कंज्यूमर सरप्लस क्या है, कंज्यूमर सरप्लस क्या है। ये बेसिक चीजें जो हम एक एक नाम अभी इंडिकेट कर रहे हैं दोस्तों, ये पूरा आपका होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स। एक एक बारीकी चीज का जब अध्ययन करते हैं, पढ़ाई करते हैं, इसको बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। दूसरा क्या होता है, जब आप माइक्रो के बारे में जानकारी हो जाता है, दूसरा इसमें बनता है मैक्रो। एक माइक्रो फिर मैक्रो, इसको MACRO, ये लार्ज लेवल में बात करता है। ये दूसरी इकोनॉमी शुरुआत हो जाती है। टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स की बात करें दोस्तों, अब यहां पर क्या पढ़ेंगे लार्ज लेवल में, जैसे आप पढ़ते होंगे BOP क्या है, इन्फ्लेशन क्या है। अब BOP क्या है, इन्फ्लेशन क्या है, ठीक है। उसके बाद बैंकिंग सेक्टर क्या है, फिर उसके बाद आगे आप पढ़ेंगे मार्केट क्या है। ये सारी चीजें आपका माइक्रो लेवल में बात शुरू कर देता है। इंपोर्ट क्या है, एक्सपोर्ट क्या है, ये सारी चीजें आपका माइक्रो में बात करता है। दूसरा तीसरा पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स, जिसमें आपका आता है इंडियन इकोनॉमिक्स। अब इंडियन इकोनॉमिक्स आप सोचेंगे इंडियन इकोनॉमिक्स, इंडियन इकोनॉमिक्स अगर देखा जाए तो बेसिकली शुरुआत यहाँ से होता है सोशलिज्म, कैपिटलिज्म और मिक्स्ड इकोनॉमिक्स। फिर उसके बाद स्वतंत्रता के बाद 1947 के बाद जब हम इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया के बाद हम जो पढ़ते हैं हिस्ट्री के बाद, वो पूरा आपका इंडियन इकोनॉमिक्स शुरुआत होता है, जिसमें आप 5 ईयर प्लानिंग पढ़ते हैं। गरीबी हटाओ, रोजगार लाओ, एजुकेशन पे काम करो, फैक्ट्रियां लगाओ, इरिगेशन पे काम करो, हेल्थ पे काम करो। जो 5 ईयर तक का जो प्लानिंग बनता था, 5-5 साल तक का, इन्वेस्टमेंट मॉडल लाओ। इन्वेस्टमेंट मॉडल क्या होता था कि जैसे PP मॉडल क्या होता है, पब्लिक प्राइवेट मॉडल क्या होता है। तो ये जो बेसिक चीज़ें होती थी, ये आपका इंडियन इकोनॉमिक्स बात आता है। फिर इंडियन इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे, इसमें RBI, भारत में सबसे बड़ी जो अर्थव्यवस्था की बैंकिंग सेक्टर की गढ़ बोली जाती है वो RBI, इसकी स्थापना कब की गई, इसके क्या रूल हैं, इसमें बैंक रेट क्या है, रेपो रेट क्या है, SLR क्या है, CRR क्या है। ये बेसिक चीज़ें आप पढ़ते हैं RBI का। ये होता है आपका इंडियन इकोनॉमिक्स, जो हर एक एग्जाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इंडियन इकोनॉमिक्स से पूछा जाता है। 5 ईयर प्लानिंग और RBI। अब बैंकों का अलग अलग डिवाइड कर देता है, जैसे कमर्शियल बैंक क्या है, रूरल बैंक क्या है, अर्बन बैंक क्या है, नाबार्ड बैंक क्या है, कारपोरेट बैंक क्या है, शेड्यूल बैंक क्या है, नॉन शेड्यूल बैंक क्या है, पब्लिक बैंक क्या है, प्राइवेट बैंक क्या है। बहुत से अलग अलग क्राइटेरिया में इसको बांटा गया है। सेविंग बैंक क्या है, करंट बैंक क्या है, अलग अलग तरीके से इसका चलता रहता है। ये आपका इंडियन इकोनॉमिक्स की बात करता है। और इसमें इंडियन इकोनॉमिक्स जो हमने बात किया, एक सोशलिज्म, एक कैपिटलिज्म और एक मिक्स्ड, 3 ये बात करता है। सोशलिज्म क्या है, कैपिटलिज्म क्या है और मिक्स्ड क्या है। सोशलिज्म वो होता है
जहां पर गवर्नमेंट समाज के हित के लिए बात सोचती है, वेलफेयर के लिए काम करती है, जैसे रोड बना रही है, उज्ज्वल योजना चला रही है, जनधन योजना चला रही है, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना चला रही है, रोड बनाने का काम, जो समाज को बेहतर करने के लिए काम किया जा रहा है, हॉस्पिटल बनाया जा रहा है, आपका खेल कूद के लिए बच्चों के लिए अलग अलग छोटी छोटी पार्किंग बनाया जा रहा है, लोगों को बैठने उठने के लिए जो समाज के लिए काम किया जा रहा है, गवर्नमेंट सोचती है, उसको होता है सोशलिज्म इकोनॉमिक्स। दूसरा होता है कैपिटलिज्म इकोनॉमिक्स। अगर आज प्रेजेंट टाइम में देखा जाए तो भारत अब सोशलिज्म पे कम काम करती है, कैपिटलिज्म पे ज़्यादा काम करती है। होना भी चाहिए दोस्तों। अगर आपके देश में रोड अच्छे नहीं होंगे, ब्रिज अच्छे नहीं होंगे, कॉलेज अच्छे नहीं होंगे, IT सेक्टर अच्छे नहीं होंगे, प्राइवेट सेक्टर अगर काम अच्छा नहीं करेगा तो लोगों को रोजगार कहाँ से मिलेगा? क्योंकि गवर्नमेंट के पास अब इतना है नहीं कि रोजगार देगा। तो क्या करते हैं, सबसे ज़्यादा प्राइवेट सेक्टर को सौंप दी। जितनी गवर्नमेंट सेक्टर थी सबको प्राइवेट को दे दी। जैसे आप देखते होंगे रेलवे हो गया, आपका एयर इंडिया हो गया, आपका रोड हो गया, सब प्राइवेट को दे दिया। क्यों दे दिया? क्योंकि ये लोग अच्छे काम करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग अच्छा करेंगे, कम समय में अच्छे बना के देते हैं। गवर्नमेंट सेक्टर में क्या होता है, लोगों को लगता है नौकरी तो मिल गई, अब बढ़िया है, अपनी लाइफ सेट हो गया। तो यहाँ पर बहुत सी चीज़ें ढीलेपन होते हैं, काम कम बातें ज़्यादा होती थी, इसलिए गवर्नमेंट सबसे ज़्यादा प्राइवेट सेक्टर पे काम करना शुरू, उसको बोलते हैं कैपिटलिज्म सेक्टर। और देखिए अभी भी गवर्नमेंट, इंडिया गवर्नमेंट क्या करती है, तभी भी कैपिटलिज्म और सोशलिज्म दोनों को मिला करके काम जब करती है, उसको बोलते हैं मिक्स्ड इकोनॉमिक्स। तो भारत आज भी अगर देखा जाए तो मिक्स्ड इकोनॉमिक्स पे काम करती है, अर्थात पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे ही काम करती है। पब्लिक मीन्स जनता, गवर्नमेंट, प्राइवेट मतलब पूंजीवादी, दोनों को लेकर के काम करते हैं। जैसे अभी आप देखते होंगे अडानी, अंबानी, रिलायंस, टाटा, महिंद्रा, बड़े बड़े जो उद्योगपति है, गवर्नमेंट इनका साथ लेती है, क्योंकि हमें पैसे की भी नीड है। अब इन लोगों के पास पैसा है, इनको अब क्या करते हैं, जमीन का टुकड़ा दे दिया कि आप इसको रोड बनाइए, हमने कोई और बहुत बड़ा प्रोजेक्टर दे दिया, या रेलवे लाइन को आप अच्छी लाइन बिछाइए, आप काम करिए। बट यहाँ पर यही हो गया कि सब कुछ अगर प्राइवेट को दे दिया तो आम जनता ये सोचेगा अगर हम नौकरी करना चाहते हैं तो कहाँ जाएंगे, तो उनके लिए रेशियो गवर्नमेंट थोड़ा कम कर दिया। क्या कर दिया, अगर आपको पढ़ लिख करके स्किल्ड बनना है तो आप प्राइवेट में नौकरी पाएंगे, ना कि गवर्नमेंट। गवर्नमेंट अब बस 2-3 सेक्टर रह गया, जैसे सपोज करिए आपका UPSC सेक्टर रह गया, SSC सेक्टर रह गया, SSC CGL वगैरह, यही 2-4 सेक्टर बचे, बाकी सब प्राइवेट ही हो गया। तो भारत अगर देखा जाए सोशलिज्म और कैपिटलिज्म पे ज़्यादातर काम करती है। तीसरा हम बात करते हैं, ये हो गया आपका इंडियन इकोनॉमिक्स और प्लानिंग इकोनॉमिक्स। प्लानिंग मतलब 5-5 साल तक का जो प्लान बन, अब उसको भी नाम 2015 में चेंज करके नीति नाम रख दिया गया है। जब गवर्नमेंट ये बोला गया अब सेंट्रलाइजेशन नहीं होगा, डिसेंट्रलाइजेशन कॉन्सेप्ट से चलेगा, तो उसको बोलते हैं नीति। ये हो गया आपका इंडियन इकोनॉमिक्स। इन्वेस्टमेंट मॉडल को समझो, पब्लिक प्राइवेट मॉडल को समझो, ये बेसिक चीजें था। अब अगला इसमें हम बात करते हैं, एक होता आपका सोशलिज्म इकोनॉमिक्स। आप सोशलिज्म, जी हाँ, सोशलिज्म आपका समाज है, समाज में अलग अलग कल्चर है, आपको लैंग्वेज को लेकर के, आपका खाने पीने चीज को लेकर के, कपड़ों को लेकर के, आर्ट को लेकर के, कला को लेकर के, जैसे कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम आप देखते होंगे, ये भी एक हमारे समाज के इकोनॉमिक्स को क्या करते हैं, आगे बढ़ावा करते हैं। भाई अगर आप बॉलीवुड है, टॉलीवुड है, तो ये जो सारी चीज़ें क्या करती हैं, समाज को आगे भी बढ़ाती हैं, हमारी कल्चर को, धरोहर को बना के रखती हैं और इसको लोगों तक पहुंचाती भी है। इससे भी जो मनोरंजन के रूप में पैसा आता है, देश में क्या करती है, सहयोग करती है, टैक्स देती है। ये सोशलिज्म इकोनॉमिक्स बात अगर देखा जाए तो एक प्रकार से इसमें हम आर्ट एंड कल्चर की बात करते हैं। तो ये आर्ट एंड कल्चर। अब सोचिए अगला क्या होता है, एक पूरा होता है बैंकिंग सेक्टर इकोनॉमिक्स। बैंकिंग, अब बैंकिंग क्या है, भारत के अंदर या चाहे भारत के बाहर, जितने ये क्या करते हैं, जो पैसा है उसको मेंटेन रखती हैं, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन को कंट्रोल करती है। ये पूरा कौन काम करता है, बैंकिंग। बैंकिंग का काम चाहे गांव का हो, शहर का हो
या शहर और गांव दोनों को जोड़कर क्या करती है, पैसों को क्या करती है, बैलेंस करती है कि इन्फ्लेशन ज़्यादा ना हो, कंट्रोल में हो और लोगों को लोन भी मिले, व्यवसाय भी करें, देश की अपनी क्या करें, प्रोन्नति करें, देश को आगे बढ़ाते रहें। एक होता है इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स। इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, अब इसमें इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में क्या आता है, जैसे आपका WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड बैंक, IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, गैट्स, जनरल एग्रीमेंट, ट्रेड ट्रिम्स, ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ट्रिम्स, ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल मेजर्स, बेसिक चीज़ें आपका नाफ्टा, साफ्टा, ब्रिक्स, आसियान, ये सारी चीज़ें किस में आते हैं, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स। यहाँ से क्या करता है, पूरे विश्व को, पूरे जो वर्ल्ड है, सभी देश को क्या करता है, ये कंट्रोल करता है। कौन से देश को ग्रीन में डालना है, ग्रीन जोन में डालना है, किसको रेड जोन में डालना है, किसको येलो जोन में डालना है, ये निर्धारित करता है कौन, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स। अब इसका इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में क्या होता है, जैसे वर्ल्ड बैंक है, पैसा भी देगा, IMF क्या करता है, करेंसी को चेंज करेगा, और WTO क्या करता है, एक कोई व्यापारी के काम कर रहा है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है, तो उसको सुरक्षा मुहैया प्रोवाइड करवाती है। भाई आप मान लीजिए कोई चीज़ बेच रहे हैं अमेरिका से इंडिया से अमेरिका जा रहा है, तो बीच में क्या हो, आपकी वस्तु पे कोई टैक्स कितना लगाएगा या टैक्स नहीं लगाना चाहिए, आपके माल को सुरक्षा वह दिलाएगी। बाई चांस कभी आपके माल बीच में हो सकता है प्रकृति आपदा से डूब गया, जन धन के नुकसान हो गया, तो उसको थोड़ा सा क्या करता है, सुरक्षा एक राहत देती है। इसलिए इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स काम क्या है, लोगों को आर्थिक रूप से सहयोग करती है, सुरक्षा प्रोवाइड करवाती है। अगर आपने इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के नीतियों के अनुसार नहीं चलते हैं, अगर आप गलत कार्य पे चलते हैं, जैसे मान लीजिए इलीगल तरीके से हथियार बेच रहे हैं, जन धन के नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो ये आपको रेड जोन में डाल देगा, आपके देश की स्थिति को खराब बता देगा कि आप खराब जोन में हैं। अगर आप ग्रीन में हैं, इसका मतलब आपका GDP देश की, आपके देश की GDP, आपके देश की डिफेंस सेक्टर्स, आपके देश की बाउंड्री सिस्टम जैसे जल सेना, थल सेना, वायु सेना, ये मजबूत है। आपके देश की एजुकेशन अगर अच्छी है, आपके देश की HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स अच्छी है, तो ये सारी चीज़ें आपको ग्रीन जोन में कौन डालने वाला होता है, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स। ये सारी चीज़ें आपको पढ़ना चाहिए कि इंडियन इकोनॉमिक्स जब पढ़ते हैं तो हम अपना एक देश के बारे में पढ़ते हैं, और जब हम इंटरनेशनल पढ़ते हैं तो पूरे दुनिया की इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं। और माइक्रो क्या कहता है, माइक्रो ये शुरुआती बेस होता है इकोनॉमिक्स का, जो सभी देश को सभी लोग पढ़ते हैं, माइक्रो भी सभी लोग पढ़ते हैं। और आर्ट एंड कल्चर इकोनॉमिक्स, ये हर एक देश का अपना अलग अलग होता है, इंडिया का अलग होगा, अमेरिका का अलग होगा, ब्रिटेन का अलग होगा, सबका अलग अलग कल्चर होता है। एक होता है आपका इकोनॉमिक्स जियोग्राफिकल इकोनॉमिक्स। आप कहेंगे जियोग्राफिकल इकोनॉमिक्स, जी हाँ भाई, जिस धरती पे आप हैं, अब इस धरती के ऊपर और अंदर दो प्रकार से इकोनॉमिक्स की बात करता है। जैसे अगर आपके पास जल, पेड़ पौधे अच्छे हैं, तो आप एक प्रकार से मिनरल से भरे हुए हैं। पृथ्वी के अंदर कोयला, लोहा, अभ्रक, ये सारी चीज़ें हैं, तो आप क्या है, माइन से भरे हुए, खनन से भरे हुए। अगर इससे आप संपन्न हैं तो आप भी एक प्रकार से जियोग्राफिकल इकोनॉमिक्स में अगर देखा जाए तो आप बहुत मजबूत हैं। दूसरा एक होता है ह्यूमन इकोनॉमिक्स। आप कहेंगे ह्यूमन इकोनॉमिक्स क्या है? ह्यूमन इकोनॉमिक्स में जिसमें आप देखते हैं दो व्यक्ति, एक क्लाइमेट के अनुसार डिवाइड किया जाता है, जैसे जनजाति लोग हो जाते हैं, जैसे बोडो हो गया, भील हो गया, थारू हो गया, अलग अलग प्रकार से ये जनजातियों का नाम दिया जाता है। लेकिन इन जनजातियों से हमें क्या फ़ायदा होता है, क्योंकि ये प्रकृति के साथ जुड़े होते हैं और प्रकृति के बारे में जो जानकारी इनको होती है ये हमें बताते रहते हैं, इससे हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। दूसरा एक होता है स्किल्ड और एक होता अनस्किल्ड। तो ह्यूमन इकोनॉमिक्स में अगर देखा जाए तो तीन करते हैं, एक होता है जनजाति जिसको ST बोलते हैं आज के दौर में, एक होता है आपका स्किल्ड और एक होता है अनस्किल्ड। ये बेसिक चीज़ें होती हैं। स्किल्ड जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है
वो भी हमारे समाज का ही बहुत बेहतर है, आउटपुट कर सकता है, देश को आगे बढ़ा सकता है। अनस्किल्ड जो चाहे टोकरी मिट्टी ढो रहा हो, फावड़ा चला रहा हो, खेतों में काम कर रहा हो, फैक्ट्रियों में काम कर रहा हो, तो एक प्रकार से अगर देखा जाए अनस्किल्ड है। और एसटी जिसको बोलते हैं जनजाति, अलग अलग तरीके से जो जंगलों में रहते हैं, ये हमारे ह्यूमन रिसोर्स हैं, ये हमारे समाज के लिए बहुत बेहतर है। एक पढ़ते हैं इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स। अब इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स क्या है दोस्तों? इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स क्या बात करती है, कैसे लोगों जो उद्योग करते हैं, अब मैन्युफैक्चरिंग जहां होती है, आप ये चेक करेंगे कौन सा देश इंडस्ट्रियल के योग्य है। जैसे जहां पर जल का निकासी होगा, मान लीजिए आप एक कपड़ा बना रहे हैं, तो कपड़ा कहां पर सबसे ज्यादा बनेगा? जहां पर नमी होगा। जैसे आप मुंबई देखते होंगे, तो मुंबई एक समुद्र के तट के किनारे है, तो हमेशा वहाँ क्या होता है, टेम्परेचर ना तो ज़्यादा हाई होता ना लो, एक मिडिल होता है, जिससे आप देखते होंगे वहाँ कभी न ज़्यादा ठंडी न ज़्यादा कभी गर्मी। उससे क्या होता है, नमी होने की वजह से, मॉइस्चर होने की वजह से धागा टूटता नहीं। इसलिए सबसे ज़्यादा अगर देखेंगे लूम बनाया जाता है, हथकरघा होता है, सबसे ज़्यादा मशीनें मुंबई, सूरत, गुजरात, इस जगह पर सबसे ज़्यादा लगे होते हैं। एक समय था कभी कोलकाता भी था, अब कोलकाता इतना नहीं रह गया। कारण है क्योंकि कोलकाता जो है वहाँ पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए सबसे बड़ी बात होती है, जो पोर्ट बनाया जाता है, बंदरगाह, वहाँ पर थोड़ा शिप जो आती हैं 80 मिलियन, काफ़ी अगर देखा जाए तो काफ़ी दूरी हो जाता था कि शिप पता चला बहुत दूर पे है, माल यहाँ बन गया तैयार, उसको ढो के ले जाने में बड़ी दिक्कतें होती थी। पोर्ट क्या होता है कि जो तट से पूरा एकदम किनारे आके लग जाता था शिप, तो उससे हमें ढुलाई खर्चा कम होता। इसीलिए आप देखते होंगे मुंबई में सबसे ज़्यादा पोर्ट वगैरह बनाए जाते हैं, क्योंकि वेस्टर्न घाट की वजह से। वो भौगोलिक दृष्टिकोण की बात करते हैं दोस्तों। तो इंडस्ट्रियल मतलब है औद्योगिक अर्थशास्त्र। एक और इसमें हम पढ़ते हैं लास्ट में एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स। अब एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में क्या होता है दोस्तों? कृषि अर्थशास्त्र। किसी भी देश का अगर उसका प्राइमरी सेक्टर बहुत अच्छा है और उसके पास इरिगेशन, फर्टिलाइजर, सीड्स अच्छे तरीके से उपलब्ध कराए जाते हैं, तो उस देश की क्या होती है, मैन्युफैक्चरिंग अर्थात रॉ मटेरियल अगर अच्छे से उपलब्ध होगा तो मैन्युफैक्चरिंग बहुत अच्छा होगा, और मैन्युफैक्चरिंग अच्छा होगा तो सर्विस में लोगों को अच्छा जॉब मिलेगा। तो एग्रीकल्चर में हम अलग अलग पढ़ेंगे, उसमें एमएसपी क्या है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या है, किस किस फसल पे सबसे ज़्यादा एमएसपी देना चाहिए, किस पे फसल पे एमएसपी नहीं देना चाहिए, तो ये बेसिक चीज़ें हो जाता है। और एक होता जो आप हमने बात किया था कुछ एग्रीकल्चर में अगर देखा जाए, एक जीआई टैग होता है दोस्तों, कुछ फसलों को जीआई टैग मिल जाता है एक प्रकार से। जैसे आपने सुना बनारस के जो पान होता है उसको जीआई टैग मिला है, मणिपुर का एक लहसुन होता है उसको भी जीआई टैग मिला है, दाल बाटी चूरमा कहीं यहाँ पर राजस्थानी भोजन को उसको जीआई टैग मिला है। तो ये कुछ चीज़ें हमारे ये भी एग्रीकल्चर का पार्ट है, जियोग्राफी का पार्ट है, इसको भी समझना चाहिए। ये आपका होता है इकोनॉमिक्स का बेसिक आधार, जिसमें आप पढ़ेंगे, फिर से बताते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इंडियन इकोनॉमिक्स, सोशल इकोनॉमिक्स, फिर उसके बाद आप बैंकिंग सेक्टर, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, ह्यूमन इकोनॉमिक्स, ये पूरा आपका इकोनॉमिक्स की बात करता है। एक और होता है क्लासिकल इकोनॉमिक्स, हम बात करते हैं। आप कहेंगे क्या क्लासिकल इकोनॉमिक्स? क्लासिकल इकोनॉमिक्स में क्या होता है, इसको वर्गीकृत किया गया है। जैसे आप देखते होंगे एक प्रकार से लोग होते हैं, एक डिमांड होती है और एक सप्लाई होती है, और एक आपका एम्प्लॉयर होते हैं, एम्प्लॉय होते हैं। इसकी बात करता है, कहते हैं किसी देश को, केन्स ने बड़ी अच्छी बात बोला था, किसी भी देश में अगर डिमांड होगा तो उसके प्रोडक्शन किया जाएगा, और जब प्रोडक्शन किया जाएगा लोगों को रोजगार मिलेगा। ये अगर देखा जाए तो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का ही पार्ट है दोस्तों।
तो ये आज हमने इकोनॉमिक्स के बारे में बात किया। फिर कल मिलते, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।